हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। नीट PYQ सीरीज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 25 इयर्स PYQ फ्रॉम चैप्टर SHM, जिसे ऑसिलेशंस भी बोलते हैं। सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन जैसे कि बाकी सभी चैप्टर के आपके साथ डिस्कस किए हैं, वैसे ही इस चैप्टर के भी डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जिन क्वेश्चन में मल्टीपल मेथड की जरूरत होगी या लगेगा कि वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आपको बताए जाएंगे, और ज्यादातर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आती है तो वो भी हम चीजें डिस्कस करते हैं, और जहां जहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे PDF की डिमांड कर रहे हैं, तो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा। हर एक वीडियो का जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो नीट 2025 में आया था। बेटा क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out. Sand leaks, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा leaks. Slowly out of the box vertically, so that average frequency and average amplitude of the system changes with the time. Which one of the following option depict these changes correctly? देखते ही बच्चा एकदम हैरान कि हमें तो कोई ऐसा ग्राफ कभी बताया ही नहीं गया। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ एनालिटिकल और क्वालिटेटिवली सॉल्व करने की जरूरत थी। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये दिया गया है बेटा कि जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जो मैंने वर्ड यहां पर दिया सैंड लीक्स, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, समझना है बेटा, बहुत जगह पर इसका आंसर दिया गया है बट वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं पे भी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं है। आपको मेरा साथ देना है, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम क्लास में भी कई बार करते हैं बट ये ग्राफ कभी ड्रॉ नहीं किया है। तो यहां पर और आपको सोल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। समझना क्या हो रहा है, KM सैंड लीक हो रहा है बेटा, तो मास कम होता जा रहा है। सभी जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड्स अपॉन K/M। K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, सेम है। मास होता है ऑसिलेटिंग मास, जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया होगा कि दो ब्लॉक अटैच्ड हैं, एक को रिमूव कर दें तो टाइम पीरियड क्या बचेगा। जो मास अटैच्ड होता है उसी के ऊपर टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो ये मास डिक्रीज हो रहा है बेटा, मास डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये तो सबको क्लियर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फर्स्ट ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता थर्ड में है और फोर्थ में। जो एग्जामिनर है उसको ये पता था कि बहुत आसानी से बच्चे इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो 3 ऑप्शन में ओमेगा इंक्रीजिंग है। मेन बात है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, और यहीं पे जो सॉल्यूशन है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता एक्सप्लेनेशन को कि ये कैसे हो रहा है। बस बच्चा मान लेता है कि हाँ ऐसा होता है। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। यहां समझना है, ये जो लीक वाला क्वेश्चन है कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली बार आप देख रहे हैं। जो पहले जो कोलिजन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें भी लीक वाला क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ठीक है, ट्रेन में ऑब्जेक्ट एक्सचेंज वाला भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। लीक जब करता है पेंडुलम में, ये क्वेश्चन आपने किया होगा कि ये बॉल है, इसमें से सडनली लिक्विड लीक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो सारी चीजें आपने पहले की हुई है। लीक का मतलब क्या होता है बेटा कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0।
लीक का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये जब मास बाहर जाएगा तो ये कोई इंपल्स इंपार्ट नहीं करेगा, ये कोई भी इंपल्स इस ब्लॉक के ऊपर नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर लीक, बिफोर एंड आफ्टर लीक बेटा। अब ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं, मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये पोजीशन भी सेम है। मान लो एक्स पोजीशन पे हम वेलोसिटी v देख रहे थे, यहां से कुछ मास लीक हो गया। बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लीक में जीरो होती है तो इंपल्स नहीं लगेगी, ये मास इसके ऊपर कोई इंपल्स नहीं लगाएगा वेरिएबल मास सिस्टम में। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पाइप में से अगर वाटर बाहर निकलेगा तो इंपल्स पीछे लगेगी, वो तब होता है जब ये रिलेटिव वेलोसिटी से निकलता है। जैसे वो रॉकेट प्रोपल्शन केस होता है बेटा, गैस पीछे निकलती है तो इंपल्स आगे लगती है। आप एक बैलून को फुला के छोड़ देते हैं तो एयर इधर निकलती है, ये इधर उड़ता है। कब होता है, जब रिलेटिव वेलोसिटी हो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो इंपल्स नहीं लगेगी, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले थी वही बाद में रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब अगर आप इस पोजीशन पे फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इधर स्क्वायर कर लूं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने कहा कि एक्स पोजीशन पे ये सेम है, ये भी क्या रहता है, सेम। ऐसा कब हो सकता है, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, सॉरी ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस पूरी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। इस पूरी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज। अब ये पीछे वाली वैल्यू सेम है तो ए को क्या होना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आई? इस वजह से सबने क्या लिख रखा है शॉर्ट में कि एनर्जी कम हो जाएगी जी तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेंथ कम हो जाएगी जी तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, आपको कंसेप्ट वाइज चीजों को देखना होगा कि किसी पॉइंट पे लीक करेगा, स्पीड सेम रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि एक टर्म इंक्रीज तो प्रोडक्ट में दूसरी टर्म डिक्रीज। अब डिक्रीज में ये माइनस है, ये कांस्टेंट है तो आगे वाली टर्म डिक्रीज करेगी। इस वजह से क्या आंसर आता है बच्चों, डी ऑप्शन आंसर आता है। क्लियर है? तो ध्यान से समझकर, हो सकता है आगे चलकर कभी फिर आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़े तो आप सिर्फ इस भरोसे नहीं रह सकते कि हाँ भी उन्होंने लिख दिया, अच्छा ऐसा होता है, मैंने नेट पे देखा था तो वो याद कर लिया, ऐसा नहीं है। ओके, क्यों है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है, बट देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान। टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट massless springs of constant oscillate vertically if their maximum speeds are same, maximum speeds are same। ठीक है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछी है, ये हमें बताना है बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो क्या है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल, तो मास सेम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा पी ए पी। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बेटा, सबको मालूम ही है ये, ओमेगा। यहां पर हमें ए क्यू बाय ए पी चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यू बाय ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है, रूट के बाय एम। अब आइडेंटिकल मास है तो मास सेम होगा तो हमारे पास के प्रोपोर्शनल आ गया तो ये क्या आ जाएगा, रूट के पी बाय रूट क्यू। तो क्या आ जाएगा बेटा, रूट के वन बाय रूट के टू। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट बेटा 2024 का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बेटा। कहता है टू अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए हैज सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो ये रिजल्ट ही आपको याद होना चाहिए, बट अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला भी पुट कर दें तब भी आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बहुत ही आसानी से, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो ये रिजल्ट भी याद करवाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर रिजल्ट है ये। एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x आ जाता है बेटा प्लस माइनस a/√2। काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसके ऊपर बेस टाइम का भी क्वेश्चन आता है बेटा। इसके ऊपर बेस किसका क्वेश्चन आता है, टाइम का, कि x 0 पे ये है, तो यहां पर अगर ये t 0 पे है तो मिनिमम टाइम जिसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी। तो ये टाइम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिनिमम टाइम जिसके बाद ये दोनों एनर्जी बराबर हो जाएंगी, कहां से, मीन पोजीशन से यहां तक जाने का टाइम जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो ये मिनिमम टाइम कितना होता है ये आपको बताना है। क्लास में आपने ये रिजल्ट जरूर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है, कहता है टू डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब्ड बाय दिस। इसने बच्चों को जरूर कंफ्यूज किया, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ए cos ओमेगा टी पता है, इसका क्या करना है। बेटा आपको सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHM भी करवाया जाता है क्लास में, उसमें यही तो होता है कि ये x है ये y है, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट मोशन है इट इज SHM अलोंग द प्लेन, कि ये इस लाइन के अलोंग SHM है। मेन SHM को तो ये डिलीवर करता है, ये तो आगे मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना है, कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, √5a होगा। कितने एंगल पे ये SHM कर रहा है वो हमें यहां से पता चल सकता है। क्या ये बात समझ रहे हैं? बट ये ऐसे, ये सिंपल इक्वेशन है a cos ओमेगा टी, ये तो सिर्फ डायरेक्शन है कि लाइन आपको x एक्सिस के लॉन्ग लेनी है, y एक्सिस के लॉन्ग लेनी है, और इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो इट इज एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो पीरियोडिक तो होगा ही। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी एंड डी, डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ओके, ये दोनों सी एंड डी नहीं होगा, ये शायद टाइपिंग से कुछ गलती हुई होगी, ये हो सकता है ये 1 2 3 4 हो। ओके, तो उस तरीके से आगे ये ध्यान देंगे बेटा। क्या कहता है, एक्स दिस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखिए ये भी 24 में। साइन का जो कोफिशिएंट है दैट गिव्स अस एम्पलीट्यूड, यूनिट देख लेना बेटा, मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो ये सेंटी वाले तो कट गए, सेंटी सेंटी बच गया मीटर। अब हमें देखनी है टाइम पीरियड, तो जो टी का कोफिशिएंट होता है बच्चों, ये हमें क्या बताता है, ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2π/t, ये कट जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड बेटा। तो क्या बन जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी 2024 का है, दो एग्जाम थे ना, एक री एग्जाम था और ये हमारे पास जो मेन एग्जाम पहले हुआ था। इफ द मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, एंड लेंथ इज मेड हाफ, लेंथ को क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया। ओके, नाउ द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम। तो x बताना है, ध्यान देना है बेटा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये किस पे डिपेंड करता है, 2π√L/g पे। ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। अगर मैं देखूं तो t इज प्रोपोर्शनल टू √L बेटा, तो t' बाई टी, दिस इज √L' बाय L।
एल डैश क्या है, l/2, ये कट जाएगा तो दिस इज 1/√2। तो टी डैश किसके बराबर आया, 1/√2 टाइम्स टी। बट मुझे किस फॉर्मेट में लेके जाना है, x/2 के फॉर्मेट में बेटा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ऊपर √2 नीचे 2 कर दूंगा। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, x/2 के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे, x/2। तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, x की वैल्यू बन गई √2। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन। ओके, क्लियर है। यहां पर बच्चे कई बार धोखा खा जाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि फाइंड क्या करना है। ये वैल्यू तो लिख लेते हैं और बाद में कहते हैं सर करना क्या है, वैल्यू क्या है। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम। वैसे तो अभी हम ये कह रहे हैं कि बॉइंट फोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि 9th-10th में भी आप वो पढ़कर आते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग in air has time period this. It is completely immersed in a non-viscous liquid having density 1/4 of the material of bob. जो हमारे पास लिक्विड का डेंसिटी है वो 1/4 ऑफ बॉब का डेंसिटी है। अगर आप किसी पेंडुलम को लिक्विड में इमर्ज कर देंगे बेटा, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक बॉइंट फोर्स, एक एडिशनल बॉइंट फोर्स लग गई बेटा। और नीचे क्या लग रहा है, वेट। तो जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाता है, mg माइनस बॉइंट फोर्स। mg होता है डेंसिटी ऑफ बॉब वॉल्यूम g, बॉइंट फोर्स होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू g। मुझे यहां पर g इफेक्टिव देखना था बेटा, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए। मास क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब इनटू v। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब इनटू जी। तो जी इफेक्टिव हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉब। अब हमें क्या कहा है कि लिक्विड की डेंसिटी 1/4 है, यहां पुट कर दीजिए बेटा। तो ये क्या आएगा, 1/4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3/4 जी आ गया। अब जब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो टाइम पीरियड बेटा ये होता है L/G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2π√L/3/4G। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4/3LG। तो √4/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, L/G। ये पुराना टाइम पीरियड हो गया बेटा, कितना था, √3 सेकेंड। तो उसको रख दिया √3, ये आ गया 2√3, ये √3। तो कितना आ गया बेटा, 2 सेकेंड। पुराना टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था, देखिए √3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 2 सेकेंड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। काफी बच्चे ग्राफ के क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, उन्हें ग्राफ देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। xt graph of particle performing SHM is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 2. जब हमें एक्सेलरेशन देखना है तो मुझे दो चीजें चाहिए, ओमेगा स्क्वायर भी चाहिए और x भी चाहिए। तो ओमेगा के लिए टाइम, ये जो एक्सेस है ये टाइम एक्सेस है, और ये एक कंप्लीट वेव है, ये क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया बेटा, कि टाइम पीरियड 8 है, 8 सेकेंड। तो ओमेगा हमें पता चल गया, ये होगा 2π/t 8 का स्क्वायर। अब हमें x निकालना है, तो t2 पे ये x है, ये यहां आना था, ये x है। तो t2 पे x की वैल्यू क्या है, 1, वो भी मीटर में। तो ये 1 मीटर है बेटा, तो ये तो 1 ही रह गया। तो यहां क्या बच गया, π²/16। और m, क्योंकि ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 रह गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया बेटा, -π²/16। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देखना है बेटा, ग्राफ मैच कराना है।
वैसे तो जो पहला ग्राफ है ये हमारे सिलेबस में से अब कट चुका है डैम्ड फोर्स का, बट फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं, मैच लिस्ट 1 विद 2, ये ग्राफ, इसमें अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है बेटा। एम्पलीट्यूड कम कब होता है? जब एयर विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स यहां पर लगती है। तो इसमें किसमें ड्रैग फोर्स लग रही है बेटा? अंडर ये तो नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन है अलोंग विद एयर फ्रिक्शन, सिर्फ इसमें है। तो ये हमारे पास कौन सा है बेटा? डैम्ड ऑसिलेशन का है, जिसमें एक सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक हो या सिंपल पेंडुलम, वो ऑसिलेट करता है एक एयर में या विस्कस फ्लूइड में, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है। ये बेटा, अब ये स्ट्रेट लाइन देख के कुछ कुछ तो याद आता है, बट देखें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ये तो वेरिएबल है। बॉब ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है बेटा? इसका आगे चलकर फिर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ये होती है -kx, और ये हमें स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? एक ये कौन सा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये हमारे पास क्या हो गया? थर्ड। अगर आप देखें फोर्थ एंड थर्ड इन दो ऑप्शन में और किसी में नहीं है, तो नीट जैसे एग्जाम में आप अपना टाइम बचाकर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप देखें तो ये एक प्योर एसएचएम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड। और ये आपको पता है एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी इज कंजर्व इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं बाकी दो ऑप्शन भी वही मैच करेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक कौन सा है? साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी साइन है, ये साइन प्लस कॉस, ये भी क्या होता है बेटा? एक सम ऑफ 2 SHM किया था ना, तो ये भी क्या है? सम ऑफ 2 SHM विद सेम फ्रीक्वेंसी, तो इट इज ऑल्सो एन SHM। तो हमारे पास ये भी पीरियोडिक है। तो बचा कौन सा? एक्सपोनेंशियल। ये हमारे पास पीरियोडिक नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और फाइनली इंफिनिटी पे क्या हो जाता है? 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कहता है कि टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज आप ऐसा समझ लो कि दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए। मान लो ऐसे मैंने दो पेंडुलम बना लिए, एक ऐसे और एक थोड़ा बड़ा खींच लिया, और एक और ऐसे नीचे यहां पर खींच लिया। ये दोनों अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। द टू आर एट देयर, ये लिखा भी है, इन मीन पोजीशन एट सेम फेज। मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर आफ्टर विच टू अगेन इन फेज एट मीन पोजीशन। ये वापिस दोनों मीन पोजीशन पे कब आएंगे? अगर मान लो पहले का 1 सेकंड का टाइम इंटरवल होता तो ये 1 सेकंड में आता, बट दूसरे का 2 सेकंड है तो वो 2 सेकंड में आएगा, और इसका 3 है तो ये 3 सेकंड में आएगा, ये 4 सेकंड में आएगा। तो ये दोनों मिलेंगे कब? जब ये अपनी N1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा और ये अपनी N2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट कर लेगा, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, इसने 1 इसने 2। जब ये टाइम दोनों का सेम हो जाए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको कि मान लो इसका टाइम पीरियड 3 है, इसका टाइम पीरियड 4 है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। तो ये अपनी पहली ऑसिलेशन 3 पे कंप्लीट करेगा, दूसरी 6 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 24 पे। ये मीन पोजीशन पे वापस इस टाइम पे आएगा। ये मीन पोजीशन पे कब आएगा? 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 24 पे, सो ऑन। तो कौन सा? इसका भी 12 और इसका भी 12।
जब ये दोनों T0 पे चले हैं, तो जब ये T12 पे ये भी मीन पे होगा, ये भी मीन पे, तो दोनों सेम फेज में आ जाएंगे बेटा मीन पोजीशन पे। 24 पे ये भी मीन पे होगा, ये भी मीन पे होगा, बाकी जब ये 21 पे होगा तो ये 20 पे था, मैच नहीं करेंगे, तो कभी भी ये सेम टाइम पे मीन पोजीशन पे नहीं आएंगे। अब ये 12 और 24 कैसे निकाला जा सकता है? इसने कितनी वाइब्रेशन कर ली? 4। टाइम पीरियड 3। इसने कितनी वाइब्रेशन कर ली? 1 2 3। टाइम पीरियड 4। तो ये बराबर आ गया ना 12। तो मैंने क्या किया, जिस टाइम पे ये इंटीजर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर लेंगे और ये दोनों का टाइम बराबर होगा, तब ये दोनों सेम वापस मीन पोजीशन पे होंगे बेटा। जब दोनों का टाइम बराबर होगा और ये इंटीजर ऑसिलेशन करेंगे, पूरी कंप्लीट ऑसिलेशन करेंगे, तभी ये दोनों मेन पोजीशन पे हो। बस अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप समझ गए। 2 पाई रूट L1 कितना है? 121 बाय जी। ये क्या हो जाएगा बेटा? जगह कम रह गई, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा N2 2 पाई रूट 100 बाय जी। तो N1 बाकी सब कट जाएगा, 21 का रूट 11, 10 100 का रूट 10, तो N1 बाई N2 10 बाय 11। तो N1 मिनिमम, क्या ये करते हैं आगे? क्या ये 10 और 11 करते हैं? नहीं करते। अगर ये 10 और 11 नहीं करते बेटा, तो N1 मिनिमम कितना होगा? 10। N2 मिनिमम कितना होगा? 11। इसने किसकी पूछी है बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर। शॉर्टर कौन सा है? T2। तो ये वाली हमारा क्या होगा आंसर। तो शॉर्टर पेंडुलम मिनिमम कितनी वाइब्रेशन करेगा बेटा? 11 करेगा, तब जाकर ये दोनों वापस मीन पोजीशन पे मिलेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। तो बेटा लाइक जरूर करें। एफर्ट मैं ऐसे लगा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन मॉडिफाई होकर फिर से आए तो आप उसे कर पाए। क्योंकि बाकी सभी वीडियोस में भी हमने देखा है कि PYQ रिपीट होते हैं। ओके, PYQ क्या होते हैं बेटा? रिपीट हो। तो अच्छे से समझना है, मॉडिफाई होकर कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ बॉय इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद बॉडी है, बॉय नहीं, a body is executing simple harmonic motion, frequency of its potential energy। बार बार ये बताया जाता है बेटा कि जो बॉडी का SHM मोशन होता है वो हम साइन ओमेगा टी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर फंक्शन को जब आप लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। एक तो ये तरीका है। यहां से अगर आप टाइम का फंक्शन देखेंगे तो ये कितना आएगा? 2 का फैक्टर आ गया, तो यहां इफेक्टिव क्या होगा? 2 ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव क्या होगी? 2f, तो क्या आ जाएगा? 2f। दूसरा मेथड है बेटा, आप ग्राफ से देख सकते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर से आपको ना याद आए कि भाई ये कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ बेटा, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये नेगेटिव वाली भी क्या हो जाएगी? सिमिलर। तो ये जो नेगेटिव ग्राफ है थोड़ा यहां स्मूथ कर दिया जाता है बेटा, मैथ के अकॉर्डिंग यहां शार्प एजेस नहीं होते, तो हम इससे डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी शार्पनेस पे। हमारा मेन मतलब है, मोटिव है कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ये कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है? क्या टी टाइम के बाद? नहीं, ये t/2 के बाद रिपीट करेगा। ये कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा बेटा? सेम आ गया t/2। अगर टाइम पीरियड इफेक्टिव हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? डबल हो जाएगी। समझे? आगे बढ़ते। फिर कहता है स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय द फोर्स। तो ये 10 है, ये 5 सेंटीमीटर है। कई बार बच्चे कहते हैं सर माइनस नहीं लगाया। बेटा माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, यहां हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा। ओके, क्या ये पता चला?
टाइम पीरियड क्या होता है? व्हेन 2 kg मास इज सस्पेंडेड, m/k बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई रूट m कितना है बच्चों? m कितना है यहां पर इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2 k कितना है 200, तो ये 2 पाई बाय 10, तो पाई बाय 5, पाई बाय 5 3 पॉइंट, इसको ऐसा नहीं करते, ऐसे ही रख लेते हैं। फिर तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बिना बात के कैलकुलेशन को बड़ा क्यों किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। वाह, डिस्प्लेसमेंट ए होता है ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी बन जाती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आगे चलकर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पूछा गया है या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो यहीं पे मैं तीनों यहां बता देता हूं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है बेटा? पाई बाय 2 का। यहां माइनस साइन आ गया, यहां क्या आ गया बेटा? माइनस साइन, तो ये क्या होगा? ओमेगा टी प्लस पाई का। तो x और a में कितना है? पाई का। x और a में कितना है बेटा? पाई का। xv में पाई बाय 2, और इन दोनों में देखें तो पाई माइनस पाई बाय 2, फिर से पाई बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूं, आगे जरूरत तो पड़ने ही वाली है। ठीक है, थोड़ा ईयर भी कॉपी कर लेते हैं साथ में, ताकि याद आ जाए कौन से ईयर में था। रेडियस ऑफ द सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, सेंस आर गिवन। यहां थोड़ा सा है, ये डॉट मिस हो गया बेटा, जिससे भी हमने उठाया। हाँ, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल, वाई प्रोजेक्शन ही पूछ ली गई। टी 4 सेकेंड है, तो ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई बाय टी पाई बाय 2। सबसे पहले आसान चीजें देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अरे किसी में नहीं है, अरे इसमें तो था ना, ये रहा पाई बाय 2, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें है, इसमें नहीं। 2 ऑप्शन बची बेटा सबसे आसान काम से। अब हमें एम्पलीट्यूड देखना है। जो रेडियस होता है दिस एक्ट एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किस में है? इसमें है, तो ये आंसर हो गया। अब साइन या कॉस, मान लो सर यहां पर भी 3 होता, तो साइन या कॉस, मैं क्या कहता हूं आपको बार बार, आपको क्वेश्चन नहीं निपटाना, आपको बेटा क्वेश्चन नहीं निपटाना, आपको कंसेप्ट भी समझना है। बाय चांस इस साल क्वेश्चन आ जाए 2026 में, वो यहां भी 3 दे दे, फिर सर एम्पलीट्यूड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब साइन कॉस आपको चेक करना है, t0 पे एट t0 y कितना था बेटा? ये कितना था? 3। यहां t0 पुट करो बेटा, साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। यहां पुट करो cos 0 क्या होगा? 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। पता चल गया? पता चल गया अभी? तो पेपर में ध्यान रखना है, मॉडिफाई होकर जब चीजें आएंगी तो आप कैसे पहचान पाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन निपटाने की तरफ नहीं जाना कि ये देखो हो गया फटाफट 10 सेकंड में, नहीं भाई, थोड़ा होल्ड करो, आगे बढ़ते। मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसीलिए पिछली कुछ वीडियोस में कैमरा ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन वैसे हो रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बेटा, जब वो कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमें ये भी होता है यार किसी बच्चे का फायदा हो रहा है, किसी बच्चे को हमारी पढ़ाई हुई चीज अच्छे से समझ में आ रही है, तो क्या पता उसका कुछ फायदा होके वो नीट क्रैक कर जाए। इसी मोटिवेशन के साथ बस जैसी भी तबीयत हो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी यहाँ पर लाइव फोटो नहीं आ रही, अगली 1-2 वीडियो में आनी स्टार्ट हो जाएगी, बट कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन? मीन से चला,
इधर वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कई बार बच्चा कहता है सर एक्सट्रीम से चलाओ, तो चला लो बेटा, मैं तो कहता हूं आप ऐसा सोचो, इधर गया फिर वापस आया। अब यहां वन कंप्लीट वाइब्रेशन है, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, 0। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये है नीट 2019 का, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, आज ही मैंने क्लास में भी ये करवाया है बेटा। क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, आपको ये समझना होगा कि a प्लस बी साइन ओमेगा टी जब होता है तो ये b होता है एम्पलीट्यूड, ये होती है मीन पोजीशन। क्वेश्चन मीन पोजीशन का भी आ सकता है कभी भी, तो ये हमारे पास हो गई एडिशनल टिप बेटा इस वीडियो की। तो यहां तो उसने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड ये दो वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब ये इन दोनों की हमें रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं बेटा, अगर साइन है तो मैं AC में भी साइन को ये रेफरेंस ले लेता हूं बेटा, इसके लॉन्ग लेंथ क्या है A। अगर ये साइन है तो कॉस इधर होगा क्योंकि प्लस बाई/2, तो कॉस में लेंथ कितनी है B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, √A² प्लस B²। अगर आपको ये फेजर देखने में दिक्कत आती है बेटा, तो हमने काफी साल पहले 4-5 साल पहले वन शॉट SHM डाला था, उसमें भी देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशली फेजर के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट की बना दूंगा, उसमें 5-7 बढ़िया क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये y कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, A0 प्लस √A² प्लस B² साइन ओमेगा टी प्लस इसको मान लो ये फाई है, तो ये क्या आ जाएगा फाई। तो अब अगर आप देखें तो ये A0 हमें क्या बताएगा, मीन पोजीशन, और ये हमें क्या बताएगा बेटा, एम्पलीट्यूड जो साइन क्या। इसके ऊपर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन क्लास में करते हैं, फोर्स के ऊपर बेस्ड भी, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इससे मैंने क्यों कहा। जब बता दूं यहीं पे, मान लो ये 2 + 3 साइन ओमेगा टी होता बेटा, ओके, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती जब साइन 1 होता, 5। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? और y की मिनिमम वैल्यू क्या होती जब साइन -1 होता, -1। तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन किस पे है, मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेता हूं, आदत पड़ी हुई है, -1। तो जो मीन होता है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में रहेगा, तो मीन के लिए क्या होगा, -1 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 2। तो ये मीन हो गया बेटा, ओके। और ये दोनों क्या हो गई, एक्सट्रीम। तो देखो, तो मीन क्या आ गया, 2, ये पता चला। एम्पलीट्यूड, मीन और एक्सट्रीम में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, इस तरीके से पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ये रिजल्ट लिखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा आ जाए तो ये मीन है और इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ गए बेटा? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is this,
एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। सिंपल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये होता है ओमेगा, वैसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं इसको सिर्फ यहां से माइनस साइन हटा दूंगा, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की। तो ये ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2। तो ये 2 पाई बाय 2, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? पाई सेकेंड। ओके, तो कितना होगा बेटा? ये पाई सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशो। क्या बात है, एक स्प्रिंग को 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया बेटा। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज दिस। अगर आप इनको एक स्प्रिंग को 3 हिस्सों में कट करेंगे तो मान लो टोटल लेंथ कितनी थी? L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या हो जाएगी? L के बराबर। ओके, अगर मैं यहां से कैपिटल L लिख लेते, अगर मैं यहां से L1 को L मान लूं, L2 को 2L और L3 को 3L, तो यहां अगर मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? L इज इक्वल टू L बाई 6। तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया? L बाई 6। ये मेरे पास हो गया L बाई 3, ये मेरे पास हो गया L बाई 2। तो K स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा हर एक पार्ट का? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बेटा। तो लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो क्या होगा? K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3। तो यहां से अगर आप देखें तो K1 क्या है? K L बाय L1, तो ये 6K आ गया। K2 क्या है? K L बाय L2, ये 3K आ गया। वैल्यू पुट कर लेंगे ना बेटा, ये L बाय 6 L बाय 3, तो यहां से K3 कितना आ जाएगा? K L बाय L3, तो ये 2K आ। क्या ये पता चला बेटा सबको? अब बात आती है कि अगर ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सोचने वाली बात है, अगर इन तीनों हिस्सों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो ये पहले स्प्रिंग की तरह ही बनेगा। और आप इक्विवेलेंट चेक भी कर सकते हैं, 1 बाय K1, 1 बाय K2, 1 बाय K3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बेटा, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ यार बात तो सही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? KS K के बराबर, क्योंकि ये 1 बाय KS था, 6 से 6 कट गया। क्या ये बात समझ में आई? ओके, बट अब अगर आप देखें बेटा, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? तीनों का सम होता है। तो ये कितना होगा? 6K 3K 2K, तो ये हो जाएगा 11K। अब हमसे क्या पूछा है? दिस स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश, इन दोनों की रेशो पूछी है बेटा, K डैश बाय K डबल। इसको क्या लिखा गया है? K डैश। इसको क्या लिखा गया है बेटा? K डबल डैश। तो ये कितना है? K, ये कितना है? 11K। तो ये आ गया 1 बाय 11। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1 बाय 11। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कहता है बेटा? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। when the particle is at 2 centimeter from the mean position, magnitude of its velocity is equal to acceleration. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करनी है बेटा, देन द टाइम पीरियड। वेलोसिटी क्या होती है किसी पोजीशन पे बेटा? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। इनके ऊपर पहले भी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। ओमेगा ए कट जाएगा, यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां पर 2, क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में ही है दोनों, तो मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी, ये कट जाएगा।
तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, ये आ गया √5/2। क्लियर है। अब ये किसके बराबर होता है, 2π/t। तो t कितना आ गया, 4π/√5। 4π/√5। क्या ये बात समझ में आई सबको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. The mass is slightly pulled down and released. It oscillates with the time period of this. टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, जब कोई स्प्रिंग चाहे वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करे चाहे वो वर्टिकली, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम। ये कितना है बेटा, 3 सेकेंड। नाउ द व्हेन मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, जब आप मास को 1 kg बढ़ा देते हो, टाइम पीरियड बिकम्स 5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दो इक्वेशन है बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो √m बाय √m+1 3/5, क्योंकि ये कट जाएंगे, k भी कट जाएगा बेटा। स्क्वायर कर दीजिए, m/m+1 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25m 9m + 9, तो ये m कितना आ गया बेटा, 9/16। क्योंकि ये इधर ले जाएंगे बेटा, 25 - 9 करेंगे 16, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 9/16। ध्यान देना है, ऑप्शन में 16/9 भी है, धोखा मत खा जाना बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। टाइम पीरियड बताना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होती है ω² है और वेलोसिटी की होती है ओमेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ए से ए कट गया, ओमेगा से ओमेगा, तो अल्फा/बीटा क्या बच गया बेटा, 1 ओमेगा, विच इज 2π/t। तो t किसके बराबर आएगा, 2πβ/α। तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान देंगे बेटा। When two displacements represented by this superimpose the motion is, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। अगर मैं यहां पर देखो, यही सारी स्टेटमेंट दूंगा बेटा मॉडिफाइड सीरीज में, अगर मैं यहां 1 लगा दूं और यहां 2, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। बच्चों को यही बेसिक चीजें मिस करते हैं बच्चे पेपर में, जब वो p/q करते हैं, और क्वेश्चन सेटर इसी को बदल के दे देगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हम पहले भी निकाल चुके हैं बेटा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो sin ωt टेकन एज रेफरेंस a, तो cos ωt बिकम्स दिस मैग्नीट्यूड b, रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, √a² + b²। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड दिस। बट अगर यहां ओमेगा बदल दे तो आंसर सी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है 2015 का ही क्वेश्चन, ध्यान देंगे। स्टेटमेंट देखकर एक बार तो बच्चे को लगता है यार ऑप्शन देख के बड़ा लेंथी जाने वाला है, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा तो जाता है बट उतना नहीं। अगर आप देखें v और x देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए इक्वेशन के वो लगती होगी। इसने दे भी दिया, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स वेलोसिटी एट दिस एंड दिस फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम पीरियड बताना। तो वेलोसिटी होती है बेटा v ω √a² - x²। तो दो वेलोसिटीज गिवन है, दो पोजीशन गिवन है। हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड। हमें ओमेगा चाहिए। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा कट जाएगा, ए निकालो, पुट करो, या फिर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे फाइट करें तो ओमेगा v1/ω1 इज इक्वल टू √a² - x1 का स्क्वायर। अगर मैं यहां से रूट हटा दूं तो यहां स्क्वायर लग सकता है। ऐसे यहां पर
v2 बाय ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। मुझे a2 नहीं चाहिए, किसी ऑप्शन में a2 नहीं है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये कट जाएंगे। तो ये क्या बच गया, v1 का स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, v2 का स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बच गया, x2 पॉजिटिव है, x1 नेगेटिव है। ओमेगा स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए, यहां मैं ओमेगा स्क्वायर ही रख लूंगा, x2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं फिर से रिवर्स क्यों करूंगा, तो यहां पर क्या कर दिया, रूट। तो ये क्या हो गया, ओमेगा किसके 1 बाय ओमेगा, t होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो t 2 पाई बाय ओमेगा यानी कि 2 पाई इंटू 1 बाय ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर है बेटा, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर बनेगा, ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहां पर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दे दिया बेटा। जनरली क्लास में क्या करते हैं, ए साइन ओमेगा टी। तो मैं वही कहता हूं बच्चों को कि आपको समझ के करना है। क्लास में तो साइन करा दिया, यहां कॉस दे दिया, अपस किया काम। तो आपको पता होना चाहिए कैसे चीजें वेरी करेंगी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, यानी कि जो a है वो माइनस कॉस का ग्राफ होगा। कॉस का ग्राफ सबको मालूम है, ये कॉस का ग्राफ है। अगर आप माइनस करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये किसका ग्राफ होगा, माइनस का। तो कौन सा ग्राफ आ गया बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी है या सी है, देख लेना, सी है। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए फिर से आ गया साइन ओमेगा टी। नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो कितना चालू है। मोमेंटम दे दिया, क्योंकि वेलोसिटी तो बच्चों को पता है भाई, मोमेंटम भी पता है, एम वी होता है। वी वर्सेस एक्स ग्राफ पूछा है, तो v क्या होता है बेटा, ओमेगा रूट, ये वैसे याद होगा आपको। तो अगर मैं यहां पर v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए बेटा, इक्वल टू a स्क्वायर। सारे क्वेश्चन सेम ही फॉर्मूलाज के ऊपर रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो अगर आप समझ के करेंगे तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आपको लग सकता है कि यार ये तो नया है, नया नहीं है। जो v और x का ग्राफ होगा वही p और x का ग्राफ होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि मास तो सेम रहता है। तो क्या आंसर होता है, इलिप्स होता है। अब इसमें एक स्पेशल केस आ सकता है, मैंने एक बार डाला था, मैंने कहा था फॉर द टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन v एंड x। अगर ओमेगा 1 होगा तो ये घट गया बेटा, ये a स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो मेरे पास एक इसकी इक्वेशन बन गई सर्कल की। तब आंसर क्या आ जाता है, सर्कल। तो ऐसी मॉडिफिकेशन आपको पता चलती है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। टू पार्टिकल्स ऑफ आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड। दो पार्टिकल साइड बाय साइड ऑसिलेट कर रहे हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है। दे पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा था। कितनी पोजीशन पे है, a/2 पे है, ये 0 था। द मीन पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल लाइन
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों की मीन पोजीशन लाई करती है। परपेंडिकुलर टू द पाथ, परपेंडिकुलर टू द पाथ ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दोनों की मीन पोजीशन लाई करती है। क्या ये बात समझ में आई? फेज डिफरेंस बताना है, दो मेथड है। मेथड 1, पहला फेजर, जो आपके सभी जो क्लास टीचर्स हैं, जहाँ आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो वो फेजर से बताते हैं, जनरली बताया जाता है। मैं भी फेजर से भी बताता हूँ और मेथड 2 से, मैं हर एक लेक्चर में दोनों से बताता हूँ बेटा, क्योंकि फेजर ज़्यादातर बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। बहुत कम बच्चे फेजर लगाने में कंफर्टेबल फील करते हैं। इवन जब उनको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं फिर भी उनको लगता है सर पेपर में ड्रॉ करेंगे, सोचेंगे, है ना, कुछ वैसा वैसा। तो अपनी अपनी फीलिंग है, आप में से कईयों को फेजर बहुत आसान भी लग सकता है। ठीक है, ये फेजर है। जब ये पार्टिकल a/2 पे है तो इसकी दो पोजीशन होती है a/2 पे। एक बार ये एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, एक बार ये मीन की तरफ, क्योंकि दिस डायरेक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंटी क्लॉक। तो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, एक पार्टिकल ऐसे, तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 नंबर पार्टिकल और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 नंबर। क्या ये बात समझ आई? अब अगर आप देखें तो ये सर्कल का जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर, और ये हाइट कितनी है a/2। अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं तो ये a/2 आ गई। तो ये एंगल कितना आएगा बेटा? मान लो ये अल्फा है, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो अल्फा 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही अगर आप इधर ज्वाइन करोगे, ये भी a/2 है, ये भी a है, तो बेटा ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी अल्फा हो जाएगा। तो दोनों पार्टिकल के बीच में कितना फेज बचा बेटा? ये बचा दोनों पार्टिकल के बीच में फेज कितना आ गया? 180 माइनस अल्फा, यानी कि 120 डिग्री 2π/3 रेडियन। तो किसमें आंसर दिया है? रेडियन। क्या ये बात समझ में आई? मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है कि अगर आपको टाइम पता है कि 0 से a/2 तक जाने का टाइम होता है t/12, यहां से जहां जाने का होता है t/6। क्या ये टाइम पता है आपको? इसको हटा देते। अगर इस पार्टिकल को यहां जाना है तो कितना टाइम लगेगा? t/6। फिर यहां से वापस आना है तो t/6, यानी कि 1 और 2 में टाइम डिफरेंस कितना है? t/6 प्लस t/6। 1 2 की पोजीशन पे पहुंच जाएगा कितने टाइम में? t/6 t/3 पे। अगर टाइम डिफरेंस ये है तो फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस। तो ये क्या आएगा? 2π/t इंटू t/3। तो क्या आंसर आ गया? 2π/3। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? तो आप सिंपल टाइम डिफरेंस से भी फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, आपको फेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विच रिप्रेजेंट SHM, साइन और कॉस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो SHM रिप्रेजेंट करता है। क्यूब पावर नहीं करती। ये कॉस है, फाई है और ये ओमेगा टी है। फाई तो प्लस माइनस कैसे भी हो सकता है, ये तो एक इक्वेशन है, तो ये इसका तो पीरियोडिक है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 और 3। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m suspended from the spring is t if along with it another mass is also suspended। तो हमने पहले ही बात करी थी बेटा, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास ऑसिलेटिंग। अगर हम एक और also suspended along with it
इसके साथ एक और मास सस्पेंड कर दें तो क्या होगा बेटा, m/k। तो ये क्या हो जाएगा, √2m/k। √2 कॉमन ले लो बेटा, क्या बच गया, 2π√m/k, यानी कि ये क्या बच गया, √2t। तो क्या आंसर आएगा बेटा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस द मोशन। अब बहुत जगह पर ये कहा गया है कि इट इज नॉट SHM, बट अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये है 1 - 2 cos ωt/2। जैसे हमने एनर्जी के लिए लिखा था बेटा, तो अगर आप ध्यान दें बेटा तो ये वही इक्वेशन आ गई, x = a + b sin ωt+5। तो ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड, और ये क्या है बेटा इसका फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इफेक्टिव, 2ω। तो टाइम पीरियड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, π/ω। तो इट इज एन SHM विद टाइम पीरियड π/ω। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी कर देता हूं, तो वो हो जाएगी ω/π। तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सारे जगह पर ये लिखा हुआ है कि ये नॉन है, क्योंकि सिंपल सिंगल फंक्शन होता है वही हार्मोनिक होता है। मैं एग्री करता हूं उनकी बात से, सिर्फ साइन कॉस या फिर sin² ωt cos² ωt ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। क्यों, क्योंकि sin² को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बस इनकी मेन पोजीशन x0 नहीं होती, वो बदल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें भी है, कौन सा SHM शो करता है, जब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो बेटा, -ω² का फंक्शन हो। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा। ये यहां पर फोर्स होना चाहिए था, अगर फोर्स होता तो ये हमारे पास क्या था, SHM बन जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM अबाउट x = 0 विद एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट दिस। तो स्पीड पूछ ली बेटा, तो स्पीड क्या होती है, ओमेगा। देखिए कितनी बार ये जो है एक्सप्रेशन यूज हो चुका है बेटा, आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड a है, पोजीशन क्या है, a/2। ओके, तो ये क्या बनेगा, 2π/t, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 3a²/4। तो 2π/t ये बनेगा √3a/2, ये कट जाएगा बेटा, √3πa/t। ओके, क्या ये बात समझ में आई, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होती है ω²a, एम्पलीट्यूड तो सेम है, तो जो एक्सेलरेशन है इसकी रेशियो किसके बराबर होगी, ω1/ω2 के स्क्वायर के। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितनी बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बेटा। ओके, और बड़े ही आसान क्वेश्चन आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये भी है, पार्टिकल परफॉर्म एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी। कॉस का फंक्शन दे दिया बेटा, साइन का होता है या कॉस का फंक्शन होता है, यही तो होता है। तो यहां पर अगर आप देखो तो कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये सारी सेम होती है। Kmax = Umax = E बेटा, कितना होता है, ½ mω²a²। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो तो वो भी क्या होता है, a² cos² ω। तो ये तो cos वैसे ही लगा हुआ है, ये K0 किसके बराबर है, इसके, तो ये सारी किसके बराबर है, K0।
क्यों? क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो इस k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? k नॉट। तो वही हमारे पास u मैक्स होता है, वही हमारे पास e होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेज डिफरेंस ये आ गया बेटा, हमने कॉपी करके रखा था, कब का ये बेचारा बचा हुआ है, ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया था। वहां मैंने आपको बताया था x और v में फेज होता है π/2, v और a में π/2, तो x और a में पाई। यहां किसका पूछा गया है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कितना होगा बेटा? π/2। अब उसको लिख कैसे दिया? 0.5 पाई से। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमें, कहता है मास इज पुट ऑन अ फ्लैट पैन अटैच्ड टू वर्टिकल स्प्रिंग fixed on the ground as shown. Mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass execute a simple harmonic motion. The spring constant is this. What should be the minimum amplitude of the motion so that mass get detached from the pan? मास इस पैन से डिटैच हो जाए तो होगा क्या? ये जो मास है इस पैन के ऊपर रखे हुए ऑसिलेट होगा बेटा। इमेजिन करो खुद, जब ये ऊपर जा रहा होगा पैन, तो क्या कभी ब्लॉक डिटैच हो सकता है? नहीं। बट जब ये पैन एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आएगा, तो अगर इसका एक्सेलरेशन, वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन करते हैं ना एनएलएम में, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड हो तो जी इफेक्टिव हो जाता है G-A, और अगर ए जी से बड़ा हो जाए तो ये 0, तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? लूज। वही यहां है, इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ω²A। और इस बॉडी का मैक्सिमम कितना हो सकता है? G। अगर ये पैन का एक्सेलरेशन G से ज्यादा हो गया, हमें क्या करना है? व्हाट शुड बी द मिनिमम सो दैट मास गेट डिटैच। अगर ये इससे ज्यादा हो गया G से, तो बेटा मास क्या हो जाएगा? डिटैच हो। तो अब ओमेगा क्या होता है? K/m। ओमेगा होता है √K/m, तो स्क्वायर हो गया K/m, A ग्रेटर देन G। तो A क्या होगा बेटा? mg/K। मास कितना है बेटा? 2। G कितना है? 10। ये कितना है? 200। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड A, टाइम पीरियड T, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं एक क्वेश्चन में। क्या बताया था बेटा? कितना था? T/12, T/6। ये तो याद रखने वाली बात है। नहीं तो आप इसे फेजर से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये A/2 होगा, ये sin ωt है, ये कट जाएगा। 1/2 कितने पे होता है? 30 पे, तो sin 30 हो गया, ωt 30, ओमेगा को पुट कर दिया 2π/T, तो इससे ये मिनिमम टाइम आ जाता है। ओके, ये बट मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन में बताया था, ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी काफी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा फिर से हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सॉरी फ्लोटिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक जो है वो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ये उसकी हाइट इनसाइड है और ये उसकी टोटल हाइट है। तो जो इसका टाइम पीरियड होता है बेटा वो आता है, मैं पूरी डेरिवेशन तो यहाँ नहीं करवाऊंगा बेटा, वो होता है हाइट इनसाइड इनटू जी। क्यों? क्योंकि अब ये आर्किमिडीज हट ही गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको इसकी डेरिवेशन भी करवा देता बेटा। ओके, तो ये हाइट इनसाइड किसके बराबर होता है? फॉर्मूला बताया जाता है डेंसिटी ऑफ बॉडी
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एच। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दे रखी है क्वेश्चन में? रो। एच से एच कट गया बेटा, तो ये m बाय ए रो भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? m बाय ए रो जी। तो आप देख सकते हैं m के रूट के प्रोपोर्शनल है, रो के इन्वर्सली रूट के प्रोपोर्शनल है, a के इन्वर्सली रूट के प्रोपोर्शनल है। तो ये करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। ये मैं क्लास में बार बार कहता हूं, शैडो जो होती है ऑन डायामीटर दैट परफॉर्म SHM, बट जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसका मोशन सर्कुलर है, पीरियोडिक है, क्योंकि एक टाइम के बाद रिपीट करता है। तो क्या आंसर आता है बेटा? ए। फिर आता है टू स्प्रिंग कांस्टेंट आर ज्वाइंट इन सीरीज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/K1 + 1/K2। आप इसको एलसीएम ले लीजिए बच्चों। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए है ना। ऐसा लगता है ना देखकर कि सर इतने आसान क्वेश्चन भी आते थे हमारी टाइम पे, तो पता नहीं कैसा आता है। बेटा आपके वाले भी आसान है, बट वो जब हम आगे 2-3 साल बाद बच्चा देखेगा तो कहेगा ये भी आसान है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। ओके, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिस हैज मैक्सिमम स्पीड दिस फ्रीक्वेंसी। ये फिर से देखिए किसका क्वेश्चन आ गया? मैक्सिमम स्पीड का। पहले मैं क्वेश्चन इकट्ठे करके रख लेता था जो रिपीट थे, बट अब मैंने फाइल बनवाई है बेटा, टाइम नहीं लग रहा था तो फाइल बाहर से बनवाई है, तो मैं वो क्वेश्चन क्लब नहीं कर पा रहा हूं। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है ओमेगा, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो ओमेगा आ गया 31.4/5। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, इसको 2πf लिख दो, तो f क्या हो जाएगा? 31.4 5 × 2 × पाई, पाई की वैल्यू है 3.14। अगर आप देखें तो ऊपर भी 31 नीचे भी 31, तो ये कितना आ गया बेटा? 1 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड दिस इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। जो लेंथ है L1, L2, L3, L4, ये ओरिजिनल की 1/4 हो गई। तो बेटा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ईच पार्ट का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4K। ये हमारे पास हर एक पार्ट का होगा। ओके, क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। पहले भी हमने इसके ऊपर बेस्ड इसी वीडियो में क्वेश्चन किया है। सेम मास इज सस्पेंडेड, इनिशियल क्या था? 2π√m/K। अब क्या है? 2π√m। K कितना है? 4K। इक्वल पार्ट इज फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट, एक पार्ट के साथ सस्पेंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? √m/K, 4 का 2 बाहर आ गया बेटा, तो ये क्या आ गया? T/2, क्योंकि ये सारा क्या था? T था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? T/2। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता हमें? कहता है पार्टिकल ऑफ मास m oscillating with simple harmonic motion between points x1 and x2, the equilibrium position being O, its potential energy is plotted। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बेटा 12kx², पैराबोला। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। वर्क पर एनर्जी में भी देखा है और SHM में भी देखा है। ओके, potential energy of simple harmonic oscillator when particle is half the way to its end point। अब यहां E मिस कर दिया, E है यहां पर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है 12m ω²A²। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है 12m
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, हाफ वे यानी कि a/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, 1/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, e/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, e/4। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने देखा था v एंड a में फेज डिफरेंस कितना था बेटा, π/2। अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन था, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। तो जब cos 1 होगा तो साइन 0, जब cos 0 होगा तो साइन 1। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। v इज मैक्सिमम, a इज मैक्सिमम। v इज a, वैल्यू ऑफ a इज 0, v की कुछ भी होगी, v इज 0, a 0, v इज मैक्सिमम, a 0। कहाँ होता है ये, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे v मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे a मैक्सिमम, v 0 होता है। ठीक है बेटा, यहां पर अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिसिंग है, ऐसे ही एक दो आगे भी हैं, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के थे बेटा, जो सिलेबस से कट गया है तो उसको हटा दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन काफी बच्चे डाउट लेकर आते हैं। इसमें एक और वर्जन आता है जिसमें जो स्प्रिंग है वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते। कैसे करते हैं बेटा, जब दोनों को अलग अलग सेपरेटली सस्पेंड किया गया तो टाइम t1 किसके बराबर था, 2π√m/k1। t2 किसके बराबर था, 2π√m/k2। जब दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो टाइम कितना आ गया बेटा, m/k1 + k2। अब हमें k1 + k2 का रिलेशन चाहिए, तो क्या मैं यहां से k1 को लिख सकता हूं स्क्वायर करके 4πm² का स्क्वायर। ऐसे ही k2 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, √m का m रह गया, t2 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या मैं k1 + k2 को लिख सकता हूं 4π² m/t0 का स्क्वायर। अब तो आप समझ ही गए होंगे, यहां t1 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहां t2 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, और यहां तो ये है ही। तो अगर आप देखें ये सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचा, t1 की पावर -2, t2 की पावर -2, t0 की पावर -2। क्या ये बात समझ में आई, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। इसी तरीके से इसको एक और भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ जगह पर आपको वो आंसर दिखेगा। तो ये क्या है, 1/t1 का स्क्वायर, 1/t2 का स्क्वायर, 1/t0 का स्क्वायर। यहां एलसीएम ले लीजिए बेटा, t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर इक्वल टू t1/t0। अब जब आप इसे इन्वर्स करेंगे और रूट करेंगे तो ये t1 t2 आएगा, और ये क्या आएगा, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, तो क्या ये भी एक ऑप्शन बन सकती है। तो ये थी एडिशनल टिप ऑफ द क्वेश्चन बेटा, सॉरी फाइल, पहले भी एक दो बताई हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन। अरे मैक्सिमम पोटेंशियल कहां होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम काइनेटिक कहां होता है, मीन पे। तो इनके बीच में कितना बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, +-a। प्लस माइनस कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे, तो क्योंकि यहां पर भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो डिस्प्लेसमेंट +- कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिपेंड्स अपॉन, टोटल एनर्जी होती है ½ m ω² a²। ओमेगा होता है k/m, तो m ω² को k भी लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो गया कि भाई यहां पर m ओमेगा a ले, ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऐसी कोई ऑप्शन है ही नहीं, और यहां पर अगर m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख देंगे k स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसी ऑप्शन है। समझ रहे, अगर हम यहां पर a m लेते तो यहां ओमेगा आना चाहिए था, बट k के साथ है तो k a के स्क्वायर आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है हमें, कहता है द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ l is displaced from the mean position to angular position if it is released velocity of the bob at equilibrium position। ये वैसे अगर मैं आपको बताऊं ये SHM का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, बट यहां सिंपल पेंडुलम यूज कर लिया इसलिए यहां दे दिया बेटा। अगर ये थीटा है, ये एल है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी एल कॉस थीटा, तो ये एच किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां से अगर इसको छोड़ा गया और यहां स्पीड पूछी गई बेटा, तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं तो फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक 0 थी, एम जी एच, तो v किसके बराबर आ गया 2g, h की वैल्यू क्या लिख देंगे l माइनस एल कॉस थीटा, l कॉमन ले लो 2g l 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ PYQ डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन also known as oscillation। Two masses are hung from two strings of length, they are executing SHM with frequency the relation। अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग मतलब सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1/2 पाई रूट जी बाई एल। एफ ए इज इक्वल टू 2FB है, तो ये आ गया G बाय एल ए, 1/2 पाई तो कट ही जाना था, चलो रख लेते हैं 1/2 पाई रूट G बाय एल बी। क्या ये समझ आया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच गया 1/रूट एल ए इक्वल टू 2 टाइम्स रूट एल बी, स्क्वायर कर दो तो ये हमारे पास बन गया 1/LA 4/LB, तो LB कितना बन गया बेटा हमारे पास 4LA, तो LB कितना बन गया 4LA और LA कितना बन गया LB/4, तो LA बन गया LB/4 डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं। क्लियर है बेटा, तो ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल डिस्कशन ऑफ 25 इयर्स नीट PYQ फ्रॉम चैप्टर SHM और कॉल्ड ऑसिलेशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप साथ में कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।